अगर आप बैंक एम्प्लॉयज की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। एंड अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोस के बारे में आपको पता लग जाए। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये बैंक कंप्लायंस का कोर्स है, इसके अंदर आपको कंसेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वीडियोस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ये पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जल्दी से आप इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट करना है बैंक कंप्लायंस फ्री पीडीएफ, और उसको भेज देना है 9646900030 के ऊपर, और आपको सारी फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। आज हम कर रहे हैं कंप्लायंस इन बैंक्स का ई फॉरेन करेंसी ऑपरेशन अंडर फैमा। इसके अंदर जो सबसे पहला करने वाले हैं दैट इंडिया एंड अब ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या चीजें डिस्कस करें। इसके अंदर एक तो एफडीआई स्कीम फॉर डायरेक्ट इन पीआईएस पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल इशूड बाय बैंक इंडिया। मतलब कि अगर जो टीयर 1 या टीयर 2 कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर उसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, नहीं की जा सकती, परमिसिबल है नहीं उसको। उसके अलावा इन सब चीजों की रिपोर्टिंग गाइडलाइंस क्या होगी। एंड इन केस कोई इंडियन रेजिडेंट फॉरेन के अंदर इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस है उसको। इसके बाद जो बैंक्स होते हैं जिनको ऑथराइज्ड डीलर बनाया जाता है, उनके ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस क्या है, जनरल प्रोसीजर इंस्ट्रक्शंस क्या है, या अदर रेगुलेटरी इन्वेस्टमेंट्स क्या है जो करी जा सकती है, उन सबको क्या करने वाले डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज एफडीआई। एफडीआई करने से पहले मैं आपको थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन दे। एफडीआई बेसिकली की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो किसका पार्ट होती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब हमारी कंट्री के अलावा किसी और कंट्री की इन्वेस्टमेंट अपनी कंट्री के अंदर फ्लो करना, दैट इज नोन एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आगे किस टाइप में, लाइक उसके अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आ सकती है, डायरेक्ट आ सकती है। ठीक है, तो कोई भी किसी भी कंट्री के लिए जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसकी डेवलपमेंट काफी ज्यादा क्या करती है, हेल्प करती है। रीजन भी जब भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपने पैसा लाने के साथ टेक्नोलॉजिकल एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स की, जैसे अब इंडिया इज डेवलपिंग, उसके अंदर काफी ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। तो हमें पता लगा कि वेस्टर्न कल्चर या वेस्ट के अंदर किस तरीके से काम किया जाए, किन किन मैनेजमेंट टेक्निक्स की हेल्प से उन लोगों ने खुद को ग्रो करा है। हमने उन चीजों को सीखा, अपनी इंडियन इकोनॉमी में लगाया, और अपने इंडियन इकोनॉमी को क्या करा, वो सब किसके तरीके से वो उसको लोग करा, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है, कंट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसके साथ साथ जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो क्या करती है, एक फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कैटलिस्ट का काम करती है। कैटलिस्ट बेसिकली क्या होता है, एक केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कैटलिस्ट होता है जो एक रिएक्शन को इनिशिएट कराता है, रिएक्शन को तेज करवाता है। तो सिमिलरली जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में क्या करती है, हेल्प करती है, उसको बढ़ाती है। उसके साथ साथ जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है वो किस किस तरीके से करी जा सकती है, इक्विटी शेयर्स खरीद के, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स खरीद के, कन्वर्टेबल खरीद के क्या करा जा सकता है, फॉरेन करी जा सकती है। इंडिया में भी टाइम टू टाइम पे डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिली। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर लाइक जो सर्विस इंडस्ट्री है, स्पेसिफिकली कॉल सेंटर्स हो गए, आईटी इंडस्ट्री होगी, उनको तो बहुत ज्यादा ही क्या मिली है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स मिली। ओके, अब उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई। इंडिया के अंदर जो एफडीआई है उसके लिए क्या करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पॉलिसी बनाती है। उस पॉलिसी के अंदर रहते हुए सारी एफडीआई क्या करी जाती है, एफडीआई इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करवाई। ठीक है, ईयरली बेसिस के ऊपर कंसोलिडेटेड एफडीआई पॉलिसी का सर्कुलर निकलता है, जो वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होता है। वहां से क्या कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट से, एमसीए की वेबसाइट से हम इस सर्कुलर को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर। ठीक है, अब जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है वो ऑब्वियसली फॉरेन एक्सचेंज में आने वाली है। तो फॉरेन एक्सचेंज में आ रही है, तो इंडिया में जब भी कोई फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन वो किस एक्ट के द्वारा रेगुलेट करी जाती है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अकॉर्डिंग ही ट्रांजेक्शन में करा जाता है, डील करा जाता है। सिमिलरली जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, फॉरेन एक्सचेंज, तो उसको कौन गवर्न करता है, फेमा 1990 गवर्न उसको। ठीक है, फेमा के अंदर कुछ गाइडलाइंस दी गई है, गाइडलाइंस विद रिगार्ड्स टू की उसकी मोड ऑफ पेमेंट्स क्या होंगी, रिसिप्ट ऑफ फंड्स क्या, शेयर जिस प्राइस पे जो सिक्योरिटीज इनको सेल किया जाएगा उनका प्राइस क्या होगा, एक्सेट्रा, ये सब चीजें क्या करी जाती है उस चीज के अंदर डील करी जाती है। ठीक है, फेमा का जो सब फेमा का सेक्शन 6 का सब सेक्शन 3, मतलब सेक्शन 6 ऑफ सब सेक्शन ऑफ फेमा 1999 किसको गवर्न करता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को डील करता है, क्योंकि वो जो सारा सेक्शन वो किसके ऊपर है, फेमा के फॉरेन। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा है, बेसिकली नोटिफिकेशन निकाली। नोटिफिकेशन का नंबर इज दिस, कब निकाली, मई 3 2000 को, जिसके अंदर डिफरेंट रेगुलेशन थी विद रिगार्ड टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसको टाइम टू टाइम पे क्या करा गया, अमेंड करा गया, उसके इंक्लूड किया। ठीक है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप 3 इंस्ट्रूमेंट्स में कर सकते हो। 3 इंस्ट्रूमेंट्स कौन से, एक तो होता है इक्विटी शेयर्स, सेकंड क्या आ गया, मैंडेटरी एंड फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ऐसे डिबेंचर्स जिनको मैंडेटरी बेसिस पे क्या करा जाएगा, इक्विटी के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। एंड ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको मैंडेटरी बेसिस पे क्या करा जाएगा, इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट किया जाए। तो बेसिकली
इक्विटी या ऐसे डिबेंचर जिनको आपने कन्वर्ट करना है, या ऐसे प्रेफरेंशियल जिनको आपने इसके अंदर ये कंडीशन क्यों लाई गई मैंडेटरी एंड फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की, कि बेसिकली जो डिबेंचर और प्रेफरेंशियल होते हैं ना, उनके साथ क्या होता है, काइंड ऑफ एक गारंटी होती है कि आपको पैसा मिलेगा ही। बट इक्विटी शेयर्स का क्या है कि इनकेस ऑफ लिक्विडेशन होती है, अगर पैसा बचता है तो ही आपको क्या दी जाती है, उस पेमेंट करी जाती है। तो उस चीज को इंश्योर कराने के लिए कि कोई भी गारंटी उनके साथ रिलेट ना करती हो एफडीआई के अंदर, इसलिए क्या कहा गया, ये कंडीशन रखी गई कि अगर डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर के अंदर आपको इन्वेस्ट, तो क्या होना चाहिए, वो फुल्ली कन्वर्टेबल ही और मैंडेटरी बेसिस पे क्या होना चाहिए, कन्वर्ट। ठीक है, उसके बाद जो आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर दो तरीके से आप करी जा सकती है। एक होता है ऑटोमेटिक रूट, एक होता है गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट में बेसिकली क्या, उस रूट के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसके लिए आपको आरबीआई से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई भी परमिशन लेने की जरूरत। उसके अलावा जो भी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट रूट के थ्रू करी जाएंगी, गवर्नमेंट रूट के अंदर अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके लिए आपको पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या लेनी पड़ेगी, स्पेशल अप्रूवल लेनी पड़ेगी, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से या फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से आपको क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। एंड विदाउट परमिशन आप उसके अंदर नहीं कर। ओके, उसके बाद जो भी इंडियन कंपनीज है, वो अगर चाहे, जैसे इंडियन कंपनीज ने कुछ अपनी सिक्योरिटी इशू करी, लेट इट बी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, वो इशू करेंगे, उनके अगेंस्ट उन्हें फॉरेन करेंसी, तो वो चाहे तो अपनी फॉरेन करेंसी को, फॉरेन करेंसी अकाउंट जो बैंक उसके अंदर क्या कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। बट रिटेन तभी कर सकते हैं अगर वो क्या हो, लेजिटिमेट बिजनेस पर्पसेस के लिए ही यूज हो। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज आई एम इंडियन, मेरे जो मैं अपने जो सेक्टर्स है उनको बाहर भी प्रमोट कर रहा हूँ, अपनी जो बिजनेस है वो बाहर भी लगा, लाइक आई एम इन इंडिया, मैं अपना जो बिजनेस है यूएसए के अंदर सेटअप, ठीक है, तो बट मैंने सपोज शेयर इशू करे अपने यूएसए के अंदर, अपने शेयर इशू करे इंडियन कंपनी ने, तो उसको पैसा मिलेगा यूएस डॉलर्स के अंदर, एंड मुझे वो पैसा चाहिए भी है क्योंकि मुझे यूएस डॉलर के अंदर ही क्या करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है। तो मैं चाहूँ तो वो पैसा अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट में डिपॉजिट रख सकता हूँ, उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाद में मैंने क्या करना है उसको लिस्टमेंट बस, कि जो कि मैंने अपना जो बिजनेस एक्सपैंड करना है यूएसए में, उस ठीक है। बट अगर मुझे रिटेन करना है तो उसके लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। विदाउट द प्रायर ऑफ आरबीआई में ये चीजें नहीं कर, ठीक है। उसके अलावा बैंक्स के साथ हम क्या खोल सकते हैं, एस्क्रो अकाउंट खोल सकते हैं। एस्क्रो अकाउंट बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा अकाउंट जिसके अंदर कंडीशन कि एक अकाउंट खुल गया, ठीक है, सपोज इस पे कंडीशन है, लाइक शेयर, ये एग्जांपल लेते हैं इंडियन कंपनी और शेयर होल्डर की, ठीक है, मैं इंडियन कंपनी, ठीक है, ये शेयर होल्डर। ओके, तो इनको जो शेयर होल्डर मतलब ये आप लगा लो फॉरेन इन्वेस्टर, जिसको मैं एफडीआई बोल रहा हूँ, एफडीआई। तो इसने पैसा पे करना है, इसको अगर डाउट है कि अगर ये डायरेक्ट इंडियन कंपनी को पैसा पे करेगा, हो सकता है शेयर इशू को इंडियन कंपनी को हो सकता है उसे पैसा आए ना आए, तो वो क्या कर सकते हैं, एस्क्रो अकाउंट। उसमें क्या होगा, इंडियन कंपनीज अपने शेयर जब तक जो एफडीआई है वो पैसा दे देगी एस्क्रो वाले बंदे को, मतलब जो ऑथराइज डीलर होगा उसको पैसा आ जाएगा। एंड जब इंडियन कंपनी शेयर इशू कर देगी, ये पैसा इस इंडियन कंपनी के पास उसको तब रिसीव होगा। तो दोनों के पास बेसिकली क्या होगा, दोनों की काइंड ऑफ गारंटी रिसीव होगी कि मुझे शेयर्स के बदले पैसे मिल जाएंगे और मुझे पैसे के बदले क्या मिल जाएंगे। तो ऑथराइज डीलर जो बैंक्स हैं, ऑथराइज डीलर बेसिकली वो बैंक जो फॉरेन करेंसी के अंदर डील करते हैं, उनको ये परमिशन है कि वो अपने पास एस्क्रो अकाउंट खोल सकते हैं। बट जो एस्क्रो अकाउंट होना चाहिए उस पर इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, नॉन इंटरेस्ट बेरिंग एस्क्रो, ठीक है, वो नॉन एस्क्रो अकाउंट बेस खोल के, नॉन इंटरेस्ट बेरिंग एस्क्रो अकाउंट खोल के क्या कर सकते हैं, एफडीआई ट्रांसफर परमिट करा सकते हैं, एफडीआई ट्रांसलेटेड करवा। ओके, उसके अलावा ये तो हुई बात जो रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स हुए। उसके अलावा जो भी ऑथराइज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मतलब जिनके थ्रू हम लाइक शेयर डील्स करते हैं, दैट इज नोन एज डिपॉजिटरी पार्ट। अगर वो ऐसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जिनको सेबी ने ऑथराइज किया है, वो भी ऐसे एस्क्रो अकाउंट खुलवा सकते हैं, उनको अप्रूवल की जरूरत नहीं है, बाकी लोगों क्या करेगी, अप्रूवल लेनी पड़े, ठीक है। उसके अलावा एक ये हमारे पास एक डायग्राम ये रिप्रेजेंट कर रही है कि किस किस तरीके से इंडिया के अंदर क्या करी जा सकती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है। इसको हम ये सब कर लें, उसके बाद मतलब ये चीजों को हम पहले डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको एक बार हम शॉर्ट में देख, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हमारे पास आता है एलिजिबिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, कि कौन कौन सा बंदा इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर। सबसे पहले ऐसा कोई भी पर्सन या एंटिटी, पर्सन हो गया जैसे इंडिविजुअल, एंटिटी होगी अदर देन इंडिया, चाहे वो इंडिया के अंदर रिसाइडिंग है नहीं है, या इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेटेड भी नहीं है, वो इंडिया के अंदर क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर। मतलब कोई भी सपोज लाइक एक कंपनी लगा लो आप, कंपनी इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट होगी तो कंपनी एक्ट के अंदर होगी। बट अगर ऐसी कंपनी जो इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट, लेट इट बी यूएसए की कंपनी, ठीक है, लाइक एप्पल इनकॉर्पोरेशन लगा लीजिए। एप्पल इनकॉर्पोरेशन क्या है कि इज अ एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वो भी क्या कर सकते हैं, इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर। बट ऐसे सिटीजन और एंटिटीज जो इन दो कंट्रीज से बिलोंग कर, बांग्लादेश या पाकिस्तान, अगर उनको इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हमने जो ऊपर एफआईपीबी पढ़ा था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोर्ड, उससे क्या करनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। विदाउट परमिशन ये दो कंट्रीज के जो सिटीजन या एंटिटीज हैं वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर। उसके बाद ऐसे एनआरआईज या रेजिडेंट्स ऑफ नेपाल एंड भूटान, ठीक है, एनआरआईज एंड रेजिडेंट्स ऑफ नेपाल एंड भूटान और सिटीजन ऑफ नेपाल एंड भूटान क्या कर सकते हैं, इंडियन कंपनी शेयर्स के अंदर, ये कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के अंदर क्या कर सकते हैं, ऑन रिपार्टिशन बेसिस, ठीक है। दो बेसिस होते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट के जब एफडीआई की जाती है, एक होता है रिपार्टिशन, एक होता है नॉन रिपार्टिशन। रिपार्टिशन बेसिकली क्या होता है कि उसके अंदर जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न है या जो भी आपने सेल परचेस करी, उसको आप कन्वर्ट करके अपनी अंदर लेके जा सकते हो। नॉन पार्टिशन बेसिस जो इन्वेस्टमेंट होती है उसके अंदर जो भी आपकी सेल, आप उसको अपनी
होम करेंसी के अंदर कन्वर्ट करके उसको अपनी होम करेंसी के अंदर लेके नहीं जा सकते, होम कंट्री के अंदर लेके जाना अलाउड नहीं। तो दो बेसिस क्या हुए, रिपार्टिशन बेसिस, नॉन रिपार्टिशन बेसिस। रिपार्टिशन बेसिस जिसके अंदर आप अपनी जो भी आपकी अर्निंग्स हुई हैं या जो भी आपकी सेल, उसको आप अपनी होम करेंसी के अंदर कन्वर्ट करके अपनी होम कंट्री के अंदर लेके जा सकते हो। रिपार्ट अंदर ना आप होम करेंसी में कन्वर्ट कर सकते, ना उसको आप अपनी होम कंट्री के अंदर लेके जा, तो कुछ तो दोनों तरह की जो ट्रांजेक्शन है वो क्या होती है, परमिटेड होती है। ठीक है, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी वो इनवर्ड रेमिटेंस इन फ्री फॉरेन एक्सचेंज वाया नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स ही होने चाहिए। नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स के अंदर फ्री फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू ही आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है इन्वेस्टमेंट बाय द ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडी। ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज सितंबर 16 2003 से पहले चलती थी। उसके बाद से इनको क्या कर दिया गया, डी रिकॉग्नाइज एज अ क्लास, ये एज अ क्लास ऑफ इन्वेस्टर नहीं है, ये एज अ क्लास ऑफ इन्वेस्टर। ओसीबीज बेसिकली होती क्या थी, ओसीबीज इंडिया के आउटसाइड इनकॉर्पोरेट होती थी, उन्हें अपनी क्या लेना पड़ता था, एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती थी, या काइंड ऑफ कह सकते हो अप्रूवल लेना पड़ता था आरबीआई से। वो किसी भी एडवर्स नोटिस के अंदर नहीं आते हैं, एंड वो अपनी इन्वेस्टमेंट क्या कर सकते हैं उसके अंदर कर, इन्वेस्टमेंट वो डायरेक्ट रूट या जो ऑटोमेटिक रूट या गवर्नमेंट रूट दोनों के थ्रू कर सकते थे, लेकिन उनके लिए उनसे पहले उनको क्या लगती थी, प्रायर अप्रूवल उनको लेना। ठीक है, उस टाइम कुछ गाइडलाइंस दी गई थी, और उनके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्या था कि जो ओसीपीज है वो एनआरओ अकाउंट के अलावा कोई भी अकाउंट अपने पास मेंटेन नहीं कर। सो ओसीबीज अब इस टाइम पे प्रेजेंटली वर्क नहीं करते क्योंकि डिकनाइज्ड हो चुके। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है वो हमने देख लिया। इक्विटी शेयर्स, फुली एंड मैंडेटरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, फुली एंड मैंडेटरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस वॉरेंट। उसमें जो भी गाइडलाइंस लगती है अपने गाइडलाइंस को फॉलो हुए वो इशू कर, उसके अंदर क्या करी जा सकती। ठीक है, उसके बाद कुछ केसेस के अंदर ऑप्शनलिटी क्लोज भी अलाउ कर दी गई है। ऑप्शनलिटी मतलब जैसे हमने बोला कि मैंडेटरी आपको कन्वर्ट करने की जरूरत है, उसके अंदर कुछ केसेस के अंदर आपको ऑप्शनलिटी क्लॉज मिलती है। इक्विटी शेयर वाली कहती है ऑप्शनलिटी क्लॉज। ठीक है, इसके अंदर वही गाइडिंग प्रिंसिपल मतलब कि वो किस चीज पे बेस्ड था कि हमने बेसिकली वही चीज इंश्योर करानी थी कि जो भी इन्वेस्टर है उसको कोई भी एग्जिट प्राइस की गारंटी ना मिले। लाइक डिवेंचर्स हो, आपने सपोज 1000 रुपीज के डिवेंचर्स इशू कर, तो जब वो बंदा एग्जिट लेगा तो उसको क्या होगा, एक स्पेसिफिक अमाउंट मिलेगी कि मिलेगी। उस चीज को हमने खत्म करने के लिए हमने क्या करा, एग्जिट प्राइस की गारंटी को खत्म करने के लिए क्या करा हमने, ये कंडीशन लगा दी कि आपको जो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स जो डिवेंचर्स है वो कन्वर्टेबल होने चाहिए, प्रेफरेंस शेयर्स के होने चाहिए। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो कौन कौन सा मोड ऑफ पेमेंट्स का क्या कर सकते हो। सबसे पहले जो इनवर्ड रेमिटेंस की डायरेक्ट आपने पैसा भेजा थ्रू बैंक। सेकंड, आप अपने एनआरई अकाउंट या एफसीएनआर फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स के अंदर क्या कर सकते हो, डेबिट करके उसमें से पैसा कटवा के क्या कर सकते हो, अपनी इन्वेस्टमेंट कर। उसके अलावा आप सपोज डायरेक्ट पैसा नहीं भेज रहे, आप अपनी रॉयल्टी की कन्वर्जन करवा रहे हो, आपने कोई टेक्निकल नो हाउ, लाइक मैं एक इन्वेस्टर हूँ फॉरेन, मैं आपके शेयर्स ले रहा हूँ और उसके बदले में आपको क्या दे रहा हूँ, अपनी एक एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, स्पेसिफिक मशीन प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसके अगेंस्ट भी मैं क्या कर सकता हूँ। उसके अलावा इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स बाय यूनिट इन सेल्स की कोई यूनिट स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आती है, वो कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करती है और उसके बदले क्या इशू कर देती है, शेयर, तो वो परमिसेबल है। उसके अलावा आप अपने इंपोर्ट पेबल्स या प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या शेयर स्वैप की क्या कर सकते हो, बट उसके लिए आपको क्या चाहिए, एफआईपीबी की परमिशन चाहिए। उसके अलावा जो भी हमने देखा कि एडी कैटेगरी 1 बैंक्स होते हैं वो अपने पास क्या कर सकते हैं, नॉन इंटरेस्ट बेरिंग एस्क्रो अकाउंट, उसके अंदर भी आप अपना डेबिट करवा के क्या कर सकते हो, अपनी शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर। ठीक है, उसके अंदर एक ये कंडीशन होती है कि जब भी आपको पैसा आएगा, पैसा आने के 180 डेज के अंदर आपको क्या करने पड़ेंगे, सिक्योरिटीज इशू करनी पड़ेगी। मतलब जो भी इंडियन कंपनीज है, जब उसको पैसा रिसीव हो गया, पैसा रिसीव होने के 180 दिन के अंदर उनको क्या करना पड़ेगा, शेयर्स को क्या करना पड़ेगा, शेयर्स या सिक्योरिटीज जो भी होंगी उनको, इन केस वो 180 डेज के अंदर जो सिक्योरिटीज है उसको इशू नहीं करवाते हैं तो उनको सारा का सारा पैसा रिफंड कर। इन केस 180 दिन भी बीत जाते हैं, ना आपने रिफंड करा ना आपने इशू करा, तो या इशू कर 180 दिन के बाद अगर आप इशू करना चाहते हैं, पैसा रिफंड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी, आरबीआई से स्पेसिफिक अप्रूवल लेनी, क्योंकि बेसिकली क्या था, आपको 180 डेज के अंदर इशू करना था, आपने वो इशू नहीं किया। तो अगर आप वो चीज दोबारा ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करवाना है तो आपको क्या लगेगी, रेगुलेटर जो भी हमारा आरबीआई। ठीक है, उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट्स, प्रोहिबिटेड सेक्टर एंड इन्वेस्टमेंट इन, जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर क्या लगाई गई, लिमिट लगाई गई है। कुछ सेक्टर्स को कंप्लीटली क्या कर दिया गया है, प्रोहिबिट कर दिया गया है। और इन्वेस्टमेंट इन मीडियम स्मॉल एंटिटीज उसको हम क्या डिस्कस कर। ठीक है, सबसे पहले कुछ सेक्टर्स के अंदर सेक्टरल कैप्स लगाएंगे और कुछ सेक्टर्स को क्या कर दिया गया, कंप्लीटली ही प्रोहिबिट कर दिया गया। ठीक है, तो कोई भी ऐसी कंपनी जो ये 5 फंक्शंस कर रही होंगी, ओके, उन कंट्रीज के उन कंपनीज के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती। फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसी भी तरीके की क्या है उसके अंदर प्रोहिबिटेड। वो काम कौन कौन से हैं, अगर कोई कंपनी बिजनेस चिट फंड का काम कर, एक कंपनी निधि कंपनी है, निधि कंपनी इज क्लास ऑफ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2000। कोई ऐसी कंपनी जो एग्रीकल्चर या प्लांटेशन एक्टिविटीज कर रही है, कोई ऐसी कंपनी जो रियल एस्टेट बिजनेस कर रही है या कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेस का बिजनेस कर रही है, या कोई ऐसी कंपनी जो ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स का काम कर रही है, उसके अंदर क्या है, परमिटेड नहीं है, उसके अंदर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं कर। ठीक है, उसके अलावा कोई भी ऐसी कंपनी जिसके अंदर फैमा रेगुलेशंस के अंदर एफडीआई करी गई है, ठीक है,
उनको प्रिंट मीडिया सेक्टर के अंदर जाने की परमिशन नहीं है, प्रिंट मीडिया सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर। इसका मतलब बेसिकली सपोज एक एफडीआई हुई, ठीक है, एफडीआई वाला बंदा था सपोज ए, इसने एफडीआई करी एबीसी कंपनी में, एबीसी लिमिटेड, ओके, एबीसी लिमिटेड किसी भी तरीके से ना तो अपना न्यूज़पेपर, ना तो प्रिंट मीडिया सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व हो सकती है, ना उसके अंदर क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते। इस क्लोज को लाने का बेसिकली रीजन क्या था कि अगर ये चीज हमने सपोज परमिट कर दी तो उसके बेसिकली क्या होगा, जो बंदा जिसने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट करी है, जो कि हमारे पास बंदा ए, वो क्या कर रहा है, काइंड ऑफ इनडायरेक्टली तरीके से क्या कर सकता है, हमारे प्रिंट मीडिया सेक्टर को कंट्रोल कर सकता है। तो उस चीज को रोकने के लिए क्लोज लाया गया कि अगर किसी कंपनी के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की गई है तो प्रिंट मीडिया से क्या नहीं कर सकती, अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकती, प्रिंट मीडिया के अंदर एंगेज नहीं। उसके अलावा कुछ और सेक्टर है जिसके अंदर एफडीआई को क्या करा गया है, कंप्लीटली प्रोहिबिट करा गया। लॉटरी बिजनेस, चाहे वो गवर्नमेंट लॉटरी हो, प्राइवेट लॉटरी हो, ऑनलाइन लॉटरी हो, डजंट मैटर, अगर लॉटरी बिजनेस है उसके अंदर एफडीआई। गैम्बलिंग और बैटिंग बिजनेस के अंदर, चिट फंड्स के अंदर, निधि कंपनीज के अंदर, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स के अंदर, रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर, या कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेस के अंदर। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार, चेरूट्स, सिगरेट्स और टबाकू, या कुछ भी टबाकू के जो प्रोडक्ट्स है उसके अंदर क्या परमिटेड नहीं। उसके अलावा एक्टिविटीज या सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन ही नहीं की गए, लाइक एटॉमिक एनर्जी हो गया, रेलवे ऑपरेशंस हो गए, ये बेसिकली ऐसे सेक्टर्स है जो गवर्नमेंट अपने पास, इन सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट खुद ही करती है। तो इसके अंदर अगर गवर्नमेंट ही खुद इन्वेस्ट करे तो इसके अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी क्या करी गई है, अलाउड नहीं करी, ठीक है। तो ये तो हुए जो सेक्टर्स प्रोहिबिटेड है। इसके अंदर ये दो पॉइंट्स है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है, मतलब प्रोहिबिटेड सेक्टर्स के अंदर ही दो सेक्टर्स के अंदर करी जा सकती है इन्वेस्टमेंट। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो तो चिट फंड्स हैं, हमने देखा कि चिट फंड्स को कंप्लीटली प्रोहिबिट किया गया, बट एनआरआई जो एलिजिबल है, एनआरआई को क्या करा गया कि आप चिट फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट वो इन्वेस्टमेंट किस बेसिस पे होगी, नॉन रिपार्टीशन बेसिस, कि उसमें से जो भी आपको प्रॉफिट होगा, सेल प्रोसीड्स होंगी, आप उसको कन्वर्ट करके अपनी होम करेंसी के अंदर नहीं लेके जा सकते। फर्स्ट पॉइंट तो आपका वो ये। सेकंड हमने पढ़ा था ऊपर रियल एस्टेट बिजनेस। तो रियल एस्टेट बिजनेस की इन्होंने बेसिकली डेफिनेशन प्रोवाइड करी कि हमने बोला कि कोई भी कंपनी रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। तो जो रियल एस्टेट बिजनेस है उसकी बेसिकली डेफिनेशन क्या है? रियल एस्टेट बिजनेस मतलब कोई भी ऐसा बिजनेस जिसके अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, लैंड या इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर डील करें, ताकि उससे हम क्या कर सके, प्रॉफिट कमा सके। बेसिकली उसके अंदर हमने उससे इन्वेस्टमेंट करी, कुछ टाइम के लिए काइंड ऑफ उसको होल्ड करा, जब उसकी वैल्यू बड़ी उसको बेच दी, दैट इज नोन एज रियल एस्टेट। उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। बट जो रियल एस्टेट बिजनेस की डेफिनेशन है उसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रेमिसेस, रोड्स, ब्रिजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, मतलब ऐसे जो काम है वो रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर नहीं आते। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे काम जो कि हैं डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रेमिसेस, रोड्स, ब्रिजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसके अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या करी गई है, अलाउ करी गई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिर्फ लैंड एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी की डीलिंग जो कि प्रॉफिट कमाने के मोटिव से करी गई है उसके अंदर अलाउड नहीं है। बाकी जो हमने अभी लिस्ट पढ़ी इसके अंदर क्या है कि फॉरेन को क्या कर दिया गया, अलाउ कर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब किस किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें। सबसे पहले एक कंपनी क्या कर सकती है, फ्रेश इशू कर सकती है। जब उसने शेयर्स फ्रेश इशू करे, उनको क्या कर सकता है, फॉरेन वाले बंदे क्या कर सकते हैं, उसके अंदर इन्वेस्ट, शेयर्स खरीद के इन्वेस्टमेंट कर। सेकंड ये तो कि आपने क्या किया, डायरेक्ट शेयर। बट आप सपोज आपने शेयर नहीं खरीदे, एक बंदे से दूसरे बंदे को क्या हुआ, शेयर ट्रांसफर हुआ, कि एक बंदा था वो इंडिया का रह, उसने क्या कर दिया, दूसरे बंदे को शेयर ट्रांसफर कर दिया। वो शेयर ट्रांसफर किस किस से हो सकते हैं, लाइक बंदा इंडिया का है, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, वो किसको ट्रांसफर कर दे, नॉन रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट, मतलब आपस में ट्रांसफर कर ले दोनों, जो दोनों बंदे नॉन रेजिडेंट, उसने किसी और नॉन रेजिडेंट को या तो सेल कर दिया, गिफ्ट कर। एक बंदे ने एनआरआई बंदा था, उसने एनआरआई को बेच दिए, या एक एनआरआई बंदा था उसने किसी रेजिडेंट को शेयर ट्रांसफर कर दिए विद सेल या गिफ्ट। तो इस तरीके से भी क्या करी जा सकती है, ट्रांसफर करी जा सकती। उसके अलावा ट्रांसफर ऑफ शेयर या कन्वर्टेबल डिवेंचर्स फ्रॉम रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट, एक बंदा रेजिडेंट था, उसने नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया को क्या कर दिया, शेयर ट्रांसफर कर, ठीक है। या कोई बंदा जो एफडीआई स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, उसने ना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना करके क्या करा, जो कि स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर शेयर ट्रेड हो रहे थे वहां से क्या करा, डायरेक्ट शेयर्स को क्या कर लिया, परचेज कर। सेकंड उसके बाद हो सकता है कि जो बोनस शेयर्स हो, जो अपने शेयर एक्वायर करे हैं उसके अगेंस्ट क्या कर दिया, वो राइट शेयर या बोनस शेयर इशू कर दिए, उसके थ्रू भी क्या करी जा सकती है, इन्वेस्टमेंट करी जा। उसके बाद वो जो हमने ऊपर कंसिडरेशन में देखा था कि आप अपने रॉयल्टी के हो, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स को आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स को कन्वर्ट कर सकते हो इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, तो वो भी क्या करी जा सकती है, एक मोड ऑफ जा। उसके अलावा एक इंडियन गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई थी, डिपॉजिटरी रिसिप्ट स्कीम 2000, उसके अंदर भी अगर आपने कोई एलिजिबल सिक्योरिटीज को इशू करा उसके थ्रू भी आ सकते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर। उसके अलावा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है थ्रू द इशू या ट्रांसफर ऑफ पार्टिसिपेंट राइट इन ऑयल फील्ड्स टू अ नॉन रेजिडेंट, की ऑयल फील्ड्स के अंदर अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, उसके अंदर आपको कुछ भी ऑयल्स निकालना है, तो उसके लिए क्या लगती है, आपको परमिशन लगती है। तो अगर आप उस राइट्स को ट्रांसफर करा जा रहा है किसी नॉन रेजिडेंट को, उसके थ्रू भी क्या करी जा। तो दीज वर सम मोड जिसके थ्रू क्या करी जा सकती थी, फॉरेन को जा। उसके अलावा ये तो हमने दो रूट्स पढ़े थे, एक था ऑटोमेटिक रूट, एक था गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट जिस रूट के अंदर आपको क्या चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूवल, जिसके अंदर आपको गवर्नमेंट की एफआईपीबी या आरबीआई की क्या लेनी पड़ेगी, पहले आपको परमिशन लेनी, ठीक है। तो ये दो हम कैटेगरीज पढ़ रहे हैं।
जिसके अंदर आपको क्या करनी पड़ेगी, स्पेसिफिक गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, मतलब गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के अंदर पर इन्वेस्टमेंट नहीं। तो सबसे पहले ऐसे सेक्टर जिनकी कंप्लीट लिस्ट हमें प्रोवाइड की गई है कि इन सेक्टर्स के अंदर अगर आपको गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही। सेकंड, अगर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करी जाती है कि अगर उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करा जाएगा तो जो भी हमने सेक्टर पे कैप है वो सेक्टर कैप बढ़ जाएंगे उनकी ब्रीच। तो बेसिकली आपने सपोज लिमिट लगा दी कि सपोज एक सेक्टर ले ले, शुगर सेक्टर ले लेते कि शुगर कंपनीज के अंदर अगर एफडीआई होगी तो वो लाइक 500 मिलियन से नहीं होनी, ज्यादा नहीं होनी। बट अगर एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी जाती है तो हो सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो 500 से ऊपर। तो अगर आपको उस तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए भी आपको क्या लेनी पड़ेगी, प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट आपको लेनी पड़ेगी। ऐसी ऐसी ट्रांजेक्शन जिसके अंदर आपको क्या करनी पड़ेगी, आरबीआई से प्रायर परमिशन लेनी। ठीक है, सबसे पहले तो ये तीन हमने ट्रांजेक्शन देखी है जिनके अंदर आपको आरबीआई की अप्रूवल चाहिए। सबसे पहले अगर आपने सपोज सिक्योरिटीज इशू करी, बट सिक्योरिटीज के अंदर अगेंस्ट जो आपको कंसिडरेशन आने वाली है वो डेफर्ड में आएगी, मतलब साथ के साथ आपको रिसीव नहीं होने वाली है, कुछ टाइम के बाद आपको वो क्या है ट्रांजेक्शन की वैल्यू मिलने वाली है कंसिडरेशन। उस केस में आपको क्या लेनी पड़ेगी, आरबीआई से अप्रूवल। सेकंड, अगर कोई बंदा जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया इंडिया का रेजिडेंट होकर वो किसी नॉन रेजिडेंट को गिफ्ट कर, तो उसको भी क्या करनी पड़ेगी, आरबीआई से स्पेशल परमिशन लेनी। कोई भी नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया का पर्सन एनआर को ट्रांसफर कर तो उसको भी क्या करनी पड़ेगी, आरबीआई को अपनी आरबीआई से पहले प्रायर परमिशन लेनी। या दो वर्ड यूज किए गए हैं, एनआरआई एंड एनआर। एनआरआई और एनआर में डिफरेंस क्या होता है, एनआरआई बेसिकली नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। एनआरआई वो बंदा होता है जो बेसिकली इंडियन ओरिजिन का बंदा होता है लेकिन उसने अपना देश छोड़ दिया, वो किसी और कंट्री में रिसाइड, बट जो उसको रीजन था वो क्या था, इंडिया। नॉन रेजिडेंट क्या होता है, जिसका वो ना तो रेजिडेंट है ना उसका जो रीजन है वो इंडिया से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर कोई इंडियन ओरिजिन का बंदा जो कि नॉन रेजिडेंट है वो किसी नॉन रेजिडेंट बंदे को शेयर ट्रांसफर कर रहा है तो उसके लिए आपको क्या लगेगी, आरबीआई की प्रायर अप्रूवल लगे। उसके बाद एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि नॉन इंटरेस्ट बियरिंग एस्क्रो अकाउंट खोल सकते हैं रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट, ताकि जो एफडीआई की ट्रांजेक्ट किया जा सके। इसके अंदर चाहे जो शेयर्स पहली बार इशू किए गए हो या शेयर को ट्रांसफर किया गया हो, दोनों की जो ट्रांजेक्शन है वो एस्क्रो अकाउंट्स के थ्रू क्या की जा सकती है, डील करी जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेमिटेंस ऑफ सेल प्रोसीड्स। मतलब सपोज किसी बंदे ने एफडीआई कर रखी थी, ठीक है, उससे उसको जो सेल उसने अपने शेयर्स को क्या करा, शेयर बेचने से उसको क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। तो उस पैसे को क्या जब उसको हमने होम कंट्री के अंदर वापस लेके, तो उसके लिए क्या गाइडलाइन। ठीक है, सबसे पहले तो अपनी सेल ऑफ सिक्योरिटीज जब उसने करी, जो उसको पैसा मिला वो अपनी होम कंट्री के अंदर लेके जा सकता है। बट वो इन्वेस्टमेंट किस बेसिस पे होनी चाहिए, रिपार्टीशन बेसिस, क्योंकि रिपार्टीशन क्या कर देता है, लॉ। ठीक है, उसके अलावा बैंक्स को क्या करना है, रेमिटेंस करने से पहले प्रॉपर जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो एंड उन्हें टैक्स क्लियरिंग सर्टिफिकेट या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेना है कि इस सिक्योरिटी के अगेंस्ट या तो टैक्स बनता ही नहीं था, या इनकेस बनता तो वो टैक्स क्या है, ऑलरेडी पे हो चुका है और टैक्स डिपार्टमेंट को ना कोई ऑब्जेक्शन है, या उन्होंने उसको क्या दिया, टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया। अगर ये सभी चीजें सेटिस्फाई होती हैं तो जो भी सेल प्रोसीड से रेमिटेंस हुई है उसको क्या करा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेमिटेंस ऑन वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का मतलब होता है जब कोई कंपनी क्या हो जाती है, कंप्लीटली बंद हो जाती है, उसकी सारी एसेट्स को बेच के उनके सारे क्रेडिटर्स को क्या दिया जाता है, पैसा दे दिया। उस केस के अंदर अगर किसी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाले बंदे को पैसा मिलता है तो उसकी रेमिटेंस के लिए क्या गाइड। तो सबसे पहले तो वही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट उसको क्या करना पड़ेगा, ऑब्टेन करना पड़ेगा कि या तो इस एप्लीकेबल या टैक्स एप्लीकेबल था तो वो टैक्स क्या है, पे कर दिया। उसके अलावा जो भी कंपनी का ऑडिटर था वो ये सर्टिफिकेट देगा कि जो भी उस कंपनी की जो भी कंपनी लिक्विडेट हो रही है उसकी जो भी लाइबिलिटीज थी या तो वो पे कर दी गई है या उसको एडिक्वेटली प्रोवाइडेड कर दिया गया है। मतलब एसेट्स बेच के लाइबिलिटीज को बेसिकली अगर खत्म कर दिया गया उसका क्या आपने सर्टिफिकेट लेना है। उसके अलावा आपको ये सर्टिफिकेट ये भी लेना है कि जो भी लिक्विडेशन की गई है वो विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रहते हुए ही की गई है, कि जो भी हमने वाइंडिंग अप कही उसके अंदर बेसिकली सारी प्रोविजन हमने फॉलो करी एंड जो भी हमारी एसेट्स और लाइबिलिटी जो भी लाइबिलिटीज उनका पैसा दिया पे कर। ठीक है, एंड इन केस अगर वो जो लिक्विडेशन है अगर तो वो कोर्ट के द्वारा हुई है तो उसके अंदर बेसिकली होगा सारी लीगल फॉर्मेलिटीज खत्म। बट अगर लिक्विडेशन हुई है अदरवाइज देन बाय कोर्ट, मतलब कोर्ट के ऑर्डर के अलावा लिक्विडेशन हुई है, तो ऑडिटर ये भी सर्टिफाई करेगा कि इस कंपनी के अगेंस्ट ना तो कोई लीगल प्रोसीडिंग है या जो भी परमिटिंग जो भी रेमिटेंस करी जा रही है उसके अंदर कोई भी लीगल फ्लो नहीं है या कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है जो उस रेमिटेंस को रोक। तो ये चार कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो अगर लिक्विडेशन वाला केस है तो उसके अंदर रेमिटेंस करी जा। चार कंडीशन क्या क्या, टैक्स पे हो चुका है उसके लिए आप नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर कोर्ट ने करा तो लीगल सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी होंगी, अगर कोर्ट के नहीं करा तो आपको ये सर है कि जो भी लीगल थी वो सारी क्या हो चुकी है पूरी। आपने एक ये सर्टिफिकेट लेना है कि जो भी लिक्विडेशन थी वो अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी ही हुई है एंड जो भी लाइबिलिटीज थी उनको क्या कर दिया गया, एडिक्वेटली पे कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लेज ऑफ शेयर्स। प्लेज मतलब अपने शेयर्स को क्या रखना, गिरवी रख। तो उसके अंदर प्लेज ऑफ शेयर्स के अंदर हम चार पॉइंट्स पढ़े। पहला पॉइंट आता है प्लेजिंग शेयर्स बाय प्रमोटर ऑफ, कि जो इंडियन कंपनीज के प्रमोटर क्या वो शेयर्स को प्लेज कर। हाँ, तो जो अगर किसी भी प्रमोटर ने अपनी क्या सपोज उसने ईसीबीज ले रखे हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स इसी मॉड्यूल के अंदर हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स अगर किसी बंदे ने तो अपनी वो शेयर्स को क्या कर सकता है, प्लेज कर सकता है ताकि
ईसीबीज को क्या करा जा सके, सिक्योर करा, लाइक ईसीबी लेने के लिए उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड, तो सिक्योरिटीज के तौर में वो अपने शेयर्स को प्लेज कर सकता है, बट उसको क्या लेना पड़ेगा, एक नो ऑब्जेक्शन फॉर्म फ्रॉम द ऑथराइज्ड डीलर बैंक लेना पड़ेगा, एंड उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, ईसीबी अपनी क्या कर सकता है, गिरवी रख, जो ऑथराइज्ड डीलर बैंक है उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो इशू करना है वो कब इशू करना है, कि वो ये चीजें इंश्योर कर लेगी फैमा रेगुलेशंस इस चीज को रोक नहीं रही है। अगर फैमा रेगुलेशन ईसीबीज के अगेंस्ट शेयर प्लेजिंग को रोक नहीं रही है तो वो अपना क्या कर सकते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू कर, एंड उसके बाद जो प्रमोटर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने शेयर्स को प्लेज कर। नेक्स्ट आता है प्लेजिंग ऑफ शेयर्स बाय नॉन रेजिडेंट्स टू ऑथराइज्ड डीलर बैंक, कि सपोज कोई बंदा है नॉन रेजिडेंट है, उसने क्या कर रखा है, इंडियन शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर, उसके पास इंडियन कंपनीज के शेयर, तो क्या वो उन शेयर्स को उस शेयर्स को क्या कर सकता है, प्लेज करके अपनी क्रेडिट फैसिलिटीज अवेल कर सकता है। हाँ, वो अपनी क्रेडिट फैसिलिटीज अवेल कर सकता है, बट जो उसने क्रेडिट फैसिलिटीज अवेल करी है वो किसके लिए होनी चाहिए, लेजिटिमेट बिजनेस पर लिए ही, तो उस केस में क्या करा जा सकता है, उसको प्लेज करने की जो है परमिशन वो। सेकंड, प्लेजिंग ऑफ शेयर्स बाय नॉन रेजिडेंट टू ओवरसीज, तो जो पिछला वाला पॉइंट था वो क्या था, बंदा नॉन रेजिडेंट था बट वो इंडियन बैंक के पास अपने शेयर, इस पॉइंट का मतलब क्या है कि बंदा नॉन रेजिडेंट है एंड वो बाहर वाले किसी बैंक के पास ही क्या कर रहा है, अपने शेयर्स क्या कर रख रहा है, गिरवी रख रहा है। इसके अंदर भी नॉन रेजिडेंट जो इंडियन कंपनीज के शेयर है वो ओवरसीज बैंक के पास भी क्या कर सकते हैं, प्लेज कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो भी उसके अगेंस्ट उनको क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी वो किसके लिए यूज होनी चाहिए, जेन्युइन पर्पसेस के लिए यूज होनी चाहिए, वो भी ओवरसीज के अंदर, इंडिया के अंदर नहीं यूज होनी चाहिए। मतलब इसका बेसिकली क्या हुआ, अगर ये क्लॉज बेसिकली आया कि जो भी लोन दिया जाएगा वो जेन्युइन पर्पसेस ओवरसीज के लिए यूज होना चाहिए, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज नहीं। इस क्लॉज का आने के पर कि सपोज एक बंदा है उसने क्या करा, इंडियन कंपनीज के शेयर एक्वायर, ओके, शेयर एक्वायर करे, सपोज उसने 100 करोड़, ठीक है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करी थी, एफडीआई करी थी, इतनी बड़ी अमाउंट जनरली इन्वॉल्व होती, ठीक है। अब वो चाहता है कि मैं दोबारा इन्वेस्टमेंट कर सकूं, बट उसके पास पैसा, ठीक है, अगर तो वो इस रूट के थ्रू जाता है तो बेसिकली क्या कर रहा है, उसने क्या करा, ये 100 करोड़ के शेयर दिए बैंक को, ठीक है, बैंक से सपोज 80 करोड़ रुपीस लिए एंड 80 करोड़ से द्वारा, तो इस चीज को रोकने के लिए क्या क्या करा गया कि आप इन्वेस्टमेंट तो आप लोन तो ले सकते, बट जो वो लोन है वो बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज होगा बाहर ही, इंडिया के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए उस लोन को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप शेयर्स के बदले बेसिकली क्या कर रहे हो, शेयर्स ही खरीद रहे हो, शेयर्स के बदले लोन लिया और उनसे आपने क्या करे, नए शेयर्स, वो चीज क्या करेगी, परमिट नहीं करी। सेकंड हमारे पास आता है प्लेजिंग ऑफ शेयर्स बाय नॉन रेजिडेंट टू एनबीसीज, बेसिकली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, कि क्या कोई भी जो नॉन रेजिडेंट्स हैं वो इंडियन कंपनीज के शेयर्स को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के पास रख सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं, तो हाँ रख सकते हैं। उसके अंदर भी वही कंडीशन है कि जो भी वो लोन है वो लेजिटिमेट बिजनेस पर्पसेस के लिए क्या होना चाहिए, यूज। तो बेसिकली क्या हुआ कि आप शेयर्स को प्लेज कर सकते हो, कंडीशन उन पे सब पे मिलजुला के एक ही आती है कि जो भी वो आपने लोन लिया वो लेस के लिए ही यूज होना। नेक्स्ट हमारे पास आता है एफडीआई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर, एलएलपीज बेसिकली क्या होती है, फॉर्म ऑफ पार्ट, इसके अंदर जो पार्टनर्स की लायबिलिटी है वो क्या होती है, लिमिटेड, वो लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर क्या होती है, रजिस्टर्ड, उनके अंदर भी क्या एफडीआई इन्वेस्टमेंट कर सकती है, तो हाँ उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है, बट जो इन्वेस्टमेंट है वो किस रूट के थ्रू होगी, सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के थ्रू ही करी जा सकती। सो दिस वाज आवर एफडीआई, ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड एफडीआई, किस किस तरीके से एफडीआई करी जा सकती है, किस किस सेक्टर के अंदर एफडीआई करी जा सकती है। हम एक बार वो ऊपर जो हमने डायग्राम देखे थे हम उसको देखें। सो इसके अंदर सबसे पहले जो चीज आती है, ठीक है, जो भी आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस में करी जा सकती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बेसिकली टाइप के हमने सबसे पहले पढ़ी एफडीआई, एफडीआई के अंदर क्या है, आप एफडीआई के अंदर किसी भी कंपनी या एलएलपी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कौन कर सकता है, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया किसी भी कंपनी या एलएलपी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है थ्रू ऑटोमेटिक रूट या गवर्नमेंट। सो दिस वाज फर्स्ट वन एफडीआई। सेकंड होती है हमारे पास फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो नेक्स्ट पढ़ने वाले, जो पीआईएस स्कीम के अंदर करी जाती है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर जो ये इन्वेस्टमेंट कौन कौन हो सकता है, एनआरआईज कर सकते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्वालिफाइड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स कर, एंड आरएफपीआईज इन्वेस्टमेंट कर, ये हुआ सेकंड टाइप। थर्ड टाइप की जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है दैट इज फॉरेन वेंचर कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स, कि जो वेंचर कैपिटल फंड्स आउटसाइड ओवरसीज रजिस्टर्ड है वो भी क्या कर सकते हैं, इंडिया के अंदर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर। उसके अलावा अदर इन्वेस्टमेंट्स की कुछ टाइप होते हैं लाइक जीसेक, एनसीडीज एक्सेट्रा, वो भी क्या करी जा सकती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर। उसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑन रिपार्टिएबल, मतलब रिपार्टिशन बेसिस के ऊपर जो एनआरआईज और पीआईओएस पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को क्या करी। सो दीस आर सम टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो इंडिया के अंदर क्या करी जा सकती है, इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है। तो जो हमने अभी अपना पहला जो पार्ट था उसको कवर किया, दैट वाज फॉरेन डायरेक्ट। नेक्स्ट हम जो अपना पार्ट देख रहे हैं दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो, जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर पीआई करी जाती है, ठीक है। इसके अंदर जो कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कौन कौन कर सकता है, कौन कौन पर्सन है जो पीआई स्कीम के अंदर क्या है, उनके अंदर सबसे पहले आता है दैट इज एफआईआई, जो कि क्या है सेबी के साथ, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर व्हिच आर रजिस्टर्ड विद सेबी, वो क्या कर सकते हैं, इंडिया के अंदर क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर, इंडियन कंपनीज के द्वारा इश्यू किए गए शेयर्स और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के अंदर क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर। उसके अलावा एनआरआईज को भी क्या की है, परमिशन दी गई है कि अगर जिस भी ऑथोराइज डीलर बैंक के अंदर उनका अकाउंट है,
अगर वो बैंक उनको परमिट है तो वो भी क्या कर सकते हैं, शेयर एंड कन्वर्टेबल डिवेंचर क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद जो हमने बेसिकली पढ़ा एफआईआईज होते हैं, एफआईआईज क्या होना चाहिए सेबी से, ठीक है। तो उसके लिए जो सेबी उन्हें क्या बेसिकली प्रोवाइड करता है, अप्रूव्ड सब अकाउंट्स प्रोवाइड करता है जिसके अंदर जनरल परमिशन दी जाती है। जनरल परमिशन क्या होती है, वो इसी यूनिट के अंदर, तो जो एफआईएस के यूनिट्स होते हैं उनको सेबी क्या करता है, सब अकाउंट्स प्रोवाइड करता है जिनके अंदर जनरल परमिशन होते हैं। जनरल परमिशन की वो पीआईएस स्कीम के अंदर क्या कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्ट कर। उसके बाद इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करवाने के लिए फॉरेन करेंसी अकाउंट्स एंड एसएनआरआर अकाउंट्स खोले। एसएनआरआर अकाउंट की फुल फॉर्म होती है स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट खोले। ये बेसिकली खोलने के वजह दोनों अकाउंट, ताकि क्या करा जा सके, पीआईएस स्कीम के अंदर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज है उसको फैसिलिटेट करवाया। तो बेसिक जो एफआईआईज हैं या जो अपने नॉन रेजिडेंट्स है वो बेसिकली क्या कर सकते हैं, अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट से एसएनआरआर अकाउंट के अंदर क्या कर सकते हैं, हमने ट्रांसफर कर सकते हैं एंड उसके अंदर क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते। सेकंड, अगर एंड सपोज उन्हें उन्होंने जो एसेट्स में इन्वेस्ट करा था उसको बेचा, तो एसएनआरआर अकाउंट के अंदर उनके क्या होगी, रिसिप्ट होगी। तो वो उस रिसिप्ट को अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट में भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। बट उसके अंदर भी वही जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एंड टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आपको वो चीजें सारी देखनी है, कि बेसिकली आपने ये देखना है कि आप ट्रांसफर कर सकते हो फॉरेन, बट उसके ऊपर क्या पे हो चुका हो, टैक्स पे हो, ठीक है। तो ये बात हुई एनआरआईज एफआईआईज की। नेक्स्ट जो एनआरआईज है उनके लिए क्या किया जाता है, जो 80 जो उनका ऑथोराइज्ड डीलर बैंक है वो क्या करेगा, उनके बिहाफ पे एक अकाउंट खोलेगा जिनको क्या बोलेंगे, सिंगल डेजिग्नेटेड अकाउंट। सिंगल डेजिग्नेटेड अकाउंट किसके अंदर खोला जाएगा, पीआईएस स्कीम के अंदर, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर खोला जाएगा, ताकि वो क्या कर, ठीक है। उसके बाद पेमेंट मेथड्स, पेमेंट मेथड मतलब किस किस तरीके से क्या करी जा सकती है, पेमेंट करी जा सकती है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट होगी रिपार्टेशन बेसिस पे, जो जो रिपार्टेशन बेसिस पे होगी, एफआईआई जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो किस पे होगी, रिपार्ट पे। एंड वो किसके थ्रू पेमेंट करी जा सकते हैं, इनवर्ड रेमिटेंस के थ्रू, मतलब अपने जो अकाउंट्स खुला है उसके अंदर क्या कर सकते हो, पैसा डाल लो और उसके अंदर आप क्या करो, ठीक है। जो एनआरआई, अगर आपने करनी है बेसिकली रिपार्टीशन बेसिस पे जो इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके एनआरआई जो और जो एफसीएनआर अकाउंट के अंदर जो पैसा है उसके अंदर आप पैसा जमा करो, उससे डेबिट करा के अपने इन्वेस्ट। बट अगर जो एनआरआईज है वो अपना एनआरओ अकाउंट यूज करना चाहते हैं, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी होता है उसको यूज करना चाहता है फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ परचेजिंग ऑफ शेयर्स, तो वो सिर्फ किसके लिए अलाउड होगी, नॉन रिपार्टीशन बेसिस पर ही अलाउड होगी। आप उसको अपनी होम कंट्री के अंदर लेके नहीं जा सकते। तो अगर आपको रिपार्टीशन बेसिस पे अलाउ कर रिपार्टीशन बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनवर्ड रेमिटेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स या फ्रॉम फंड्स ऑफ एनआरआई एफसीएनआर बैंक अकाउंट्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट अगर आप सिर्फ अपना एनआरओ अकाउंट यूज करना चाहते हो तो उसके अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो सिर्फ नॉन रिपार्टीशन कर। सो यहाँ पे जो हमारी पीआईएस स्कीम थी वो खत्म होती है। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, दैट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज इन टीयर 1 एंड टीयर 2 इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय, कि जो बैंक्स अपनी कैपिटल टीयर 1 कैपिटल एंड टीयर 2 कैपिटल मेंटेन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स क्या उसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड होती है, हम उसको क्या करें, ठीक है। तो जिस तरीके से पीआईएस के अंदर एफआईआई जो कि सेबी के अंदर रजिस्टर्ड थे एंड एनआरआई जो कि एलिजिबल थे, उनको क्या किया गया था कि पीआईएस स्कीम के अंदर आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सिमिलरली ऐसे एफआईआई जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है एंड उनको फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, उनको इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो कि टीयर 1 या टीयर 2 कैपिटल मेंटेन करने के लिए बैंक्स इशू करते हैं, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर। बट वो इन्वेस्टमेंट कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट में करी जा सकती है, टीयर 1 कैपिटल के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इशू किया गया वो कौन सा होना चाहिए, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट अगर इशू किया गया उसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है, ठीक है। एंड ऐसे डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट जो टीयर 2 कैपिटल का पार्ट बन रहे हैं उसके अंदर भी क्या करी गई, फॉरेन अलाउ करी गई। तो बेसिकली दो तरीके के डेट इंस्ट्रूमेंट जो कि टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 कैपिटल का पार्ट बनते हैं उसके अंदर ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है। कौन कौन से, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट जो टीयर 1 कैपिटल का पार्ट होता है, डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट जो कि टीयर 2 कैपिटल का पार्ट, उसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कौन सकता है, एफआईआई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो कि सब एंड एनआरआई वो क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर। बट उसके अंदर क्या गई है, कुछ सीलिंग्स लगाई गई है, मतलब उनके ऊपर कुछ कैपिंग की गई है कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो इससे ज्यादा नहीं हो। वो सीलिंग्स क्या कि जो भी एफआईआई टीयर 1 कैपिटल के इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब भी इशू किया जाएगा तो 49% से ज्यादा वो नहीं कर। सेकंड, कोई भी उस जब इशू किया गया उसके अंदर एक इंडिविजुअल एफआईआई की जो इन्वेस्टमेंट है वो 10% से ज्यादा नहीं हो। तो बेसिकली एफआईआई की इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या लगे, दो कैपिंग लगी। पहला कैपिंग क्या लगा, ये दोनों हम किस पे पढ़ रहे हैं, टीयर 1 कैपिटल के लिए। टीयर 1 कैपिटल का जब इंस्ट्रूमेंट इशू किया, लाइक आपने सपोज हम एग्जांपल ले लें 100 करोड़ का इशू किया टीयर 1 कैपिटल के लिए, जो परपेचुअल डेट, उसके अंदर तो एक तो लिमिट लगती है ऑल एफआईआई पे, ठीक है, और एक लगती है इंडिविजुअल एफ, मतलब एक सिंगल जब एफआईआई के अंदर डील। ऑल एफआईआई पे की लिमिट है कि 49 करोड़ हो गए, मतलब 49% से ज्यादा। सेकंड, इंडिविजुअल एफआईआई 10 करोड़, मतलब 10 की इससे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं होनी। सारे एफआईआई की मिला के 49 करोड़ एंड
एक इंडिविजुअल एफआईआई की मिला के 10% से ज्यादा या 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इन दिस फॉलोइंग। ठीक है, सेकंड जो हम कैपिंग देख रहे हैं दैट इज विद रिगार्ड्स टू एनआरआई। ठीक है, एनआरआई की जब भी हम टीयर 1 कैपिटल के अंदर जब भी इन्वेस्टमेंट करी जाएगी, ठीक है, उसके अंदर जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो 24% से ज्यादा टोटल की एंड एक सिंगल की 5% से ज्यादा नहीं। हम इस एग्जांपल को बेसिकली मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, ओवल एनआरआई एक इंडिविजुअल है, अगर 100 करोड़ का इशू है 24% हमने लेना है, मतलब 24 करोड़ से ज्यादा सारों की मिला के 5% और एक सिंगल पर्सन की 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट नहीं। तो ये बात, ये जो हमने दोनों कंडीशंस पढ़ी 49% 10% वन लिमिट एंड 25% टू एफआईआईज एंड इट इज विद रिगार्ड्स टू द परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट जो कि टीयर 1 कैपिटल का। टीयर 2 कैपिटल के लिए हमने सिर्फ ये चीज देखनी है कि जो भी लिमिट्स हमें बताई गई है कि जो भी टाइम टू टाइम पे क्या होती है अपडेट होती है, एफआईएस के केस में भी एंड एनआरएस के केस में भी हमने क्या करना है उस चीज के अंदर उन्हीं लिमिट्स के अंदर रहते हुए अपनी गैप को डिस्क्राइब कर। सेकंड, जो भी हमारा इशूइंग बैंक था उनको जो भी हमने ऊपर कंडीशंस पढ़ी उसको टाइम टू टाइम बेसिस पे क्या करना है कंप्लाई। उसके अलावा जो कुछ गाइडलाइंस है कुछ इश्यूज है वो कौन प्रोवाइड करवाता है, आरबीआई हमें टाइम टू टाइम में गाइडलाइन, या डीबीओडी डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट भी टाइम टू टाइम विद रिगार्ड्स टू द इन्वेस्टमेंट इन टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल क्या करता है गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, उसको भी हमने क्या करना है कंप्लाई करा। ठीक है, उसके बाद बैंक को क्या करना है आपने जितना भी इशू करा या एंड उसके अंदर कितनी अमाउंट रेज हुई एंड उस इन्वेस्टमेंट उनके अंदर कितनी एफआईआई या एनआरआई की कितनी इन्वेस्टमेंट हुई थी वो आपको विद इन 30 डेज के अंदर क्या करनी है आरबीआई को क्या करनी है आपने रिपोर्टिंग कर दी। ठीक है, उसके बाद जो भी हमने ऊपर लिमिट्स पढ़ी वो क्या होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू होनी चाहिए जो भी लिमिट सेबी ने प्रेस्क्राइब ऊपर वाली जो थी वो आरबीआई ने प्रेस्क्राइब करी थी और एसबीआई ने सेबी ने भी जो लिमिट्स प्रोवाइड करी है उसके अंदर। उसके अलावा जो कि एफआईआई जो इन्वेस्टमेंट है उस पर अलग से सीलिंग लगाई है दैट इज यूएसडी 5 उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अगर सपोज जो 400 एफआईआईज हैं या एनआरआई वो डायरेक्ट मार्केट में परचेज ना करके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना करके सेकेंडरी मार्केट से, सेकेंडरी मार्केट मतलब ऐसा मार्केट जिसके अंदर हम सिक्योरिटीज क्या कर रहे हैं ऑलरेडी लिस्ट, अगर वहां से जो सिक्योरिटीज को परचेज किया गया तो आपको क्या करना है आरबीआई को उस चीज की भी रिपोर्टिंग करनी है। वो किस फॉर्म्स के अंदर करनी है, फॉर्म एलईसी एफआईआई एंड एलईसी एनआरआई के अंदर आपको क्या इसकी रिपोर्टिंग। उसके अलावा जो भी एनआरआई का डेजिग्नेटेड बैंक था या एफआईएस का जो भी कस्टोडियन बैंक था उनको इन कुछ चीजों की मॉनिटरिंग भी करनी है। मुझे जो कौन कौन सी है, एक तो उन्हें ये चीज देखनी है कि जो एनआरआई हैं या एफआईएस हैं जब भी वो शेयर्स को परचेज कर जो भी उन पर लिमिट लगाई गई है वो लिमिट क्या ना करे लिमिट के अंदर रहते हुए सारी इन्वेस्टमेंट। सेकंड, वो किसी भी प्रोहिबिटेड सेक्टर के अंदर क्या ना करें एंड इन केस करी गई है तो उनको क्या करनी है आपको रिपोर्टिंग करनी। ठीक है, उसके अलावा आपको ये भी चीज देखनी है कि जो भी ट्रेड्स हुए जितने भी ट्रेड हुए उन सब ट्रेड्स की क्या हो सही तरह से मॉनिटरिंग हो और सही उन्हीं सभी ट्रेड्स की क्या करी गई हो रिपोर्टिंग करी गई। सो दिस वाज विद रिगार्ड्स टू द इन्वेस्टमेंट इन टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स बाय द एफआईआईज एंड एन। हमारा जो अगला टॉपिक आता है दैट इज रिपोर्टिंग गाइडलाइन कि आपने जो भी अभी ऊपर ट्रांजैक्शन देखी चाहे वो एफडीआईज की हो चाहे एफआईएस की हो चाहे कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर फॉरेन हुई हो उसकी क्या करनी है उसके रिगार्डिंग कुछ रिपोर्टिंग गाइडलाइन हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है दैट इज रिपोर्टिंग ऑफ इनफ्लो, मतलब इनफ्लो मतलब जितना पैसा हमें तो जितना भी आपको एक्चुअल पैसा रिसीव हुआ जो भी आपका होगा उसको क्या करना है आपने एक्चुअल आर रिटर्न्स के अंदर क्या करनी है रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग करेगा कौन, एडी ब्रांच, जो भी ऑथराइज डीलर होगा ऑथराइज डीलर की ब्रांच को क्या करनी है उस चीज की आपने रिपोर्टिंग करनी। सेकंड, अगर जो भी इंडियन कंपनी जिसको इन्वेस्टमेंट मिली है अंडर द एफडीआई स्कीम उसको क्या करनी है अपनी इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स इन्वेस्टमेंट की रिपोर्ट्स किसको देनी है आरबीआई को देनी है। आरबीआई को डिपॉजिट किसके थ्रू करवानी है, एडी के थ्रू करवानी है, मतलब वो कंपनी क्या करेगी ऑथराइज डीलर को बताएगी, ऑथराइज बताएगा आरबीआई को बताएगा। ये बताना कब तक है आपको, विद इन द 30 डेज के अंदर आपको क्या करनी है आरबीआई के अंदर आरबीआई को क्या देनी एंड देनी किसके अंदर है एनेक्सर 6 के अंदर एक फॉर्म जाती है जिसको बोलते हैं एडवांस रिपोर्टिंग फॉर्म, उसके अंदर आपको इस चीज की क्या देनी है रिपोर्टिंग देनी। इन केस आप इस चीज का नॉन कंप्लायंस करते हो तो आपके ऊपर ये माना जाएगा कि आपने फेमा 1999 एक्ट का क्या करिए कॉन्ट्रावेंशन करिए एंड उसके ऊपर क्या लगाया ऊपर पिनल चार्जेस लगाए जा एंड इसी के अंदर ही जो भी इंडियन कंपनीज है उसको अपनी कितनी कंसिडरेशन रिसीव हुई थ्रू द ऑथराइज डीलर बैंक वो भी आपको सबमिट करना। उसके बाद आपको ये एविडेंस भी सबमिट करवाना है कि हाँ हमें जो रेमिटेंस है वो क्या हो चुकी है। ठीक है, जो भी बैंक है उसको क्या करनी है जिसके थ्रू नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट करी उस नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर क्या करनी है आपने केवाईसी रिपोर्ट भी को भी क्या करना है आरबीआई। जब भी आप आरबीआई को रिपोर्ट सबमिट कराओगे तो आरबीआई उसको क्या प्रोवाइड कर देगा यूआई कि कितना अमाउंट रिपोर्ट हुआ उसको एक प्रोवाइड कर दिया। सो दिस वाज रिगार्डिंग कि आपको कितनी इनफ्लो हुआ, इनफ्लो के रिगार्डिंग आपने ये चीजों को रिपोर्टिंग करनी। सेकंड हमारे पास आता है विद रिगार्ड्स टू द इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स में सबसे पहले टाइम लिमिट वही कि जब रिसिप्ट होती है रिसिप्ट के 180 डेज के अंदर आपको क्या करनी है इन्वेस्टमेंट कर देनी है। इन केस नहीं हुई है तो आपको पैसा क्या, अगर आप ये इन सभी चीजों की कंप्लायंस नहीं करते हो तो आप क्या कर रहे हो बेसिकली फैम एक्ट की कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो एंड उसके ऊपर क्या लगाया जा सकता है केस टू केस बेसिस पे आरबीआई क्या कर सकते हैं 180 डेज से ज्यादा के लिए भी आपको क्या कर सकते हैं टाइम अलाउ, उसके बाद भी आप क्या कर सकते हो इशू कर। सेकंड, जब आपने शेयर इशू कर सकते हो इशू कर दी है
तो जब आपने शेयर इशू करे, शेयर इशू के 30 दिन के अंदर अंदर आपको एक फॉर्म सबमिट कराना होता है। फॉर्म का नाम होता है एफसीजीपीआर। एफसीजीपीआर के साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या उनसे सबसे पहले आपको जो भी कंपनी होगी, जिस भी कंपनी ने शेयर इशू करा है, उसके कंपनी सेक्रेटरी से सर्टिफिकेट दिलवाना होगा कि जो भी हमने शेयर इशू करे या उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स थी जो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर मेंशन थी, उन सभी रिक्वायरमेंट्स को क्या किया गया है, फुलफिल करा है। सेकंड, अगर किसी भी तरीके से हमें गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए थी तो हमने उनकी टर्म्स एंड करके गवर्नमेंट की अप्रूवल भी। सेकंड, जो भी कंपनी थी वो शेयर इशू करने के लिए एलिजिबल थी, उसने उसी एलिजिबिलिटी के अंदर ही अपने क्या करें, शेयर इशू करें। उसके अलावा कंपनी को जो भी ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स के द्वारा सर्टिफिकेट इशू करे गए थे विद रिगार्ड्स टू द रिसिप्ट ऑफ अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, वो भी क्या करने हैं, एफसीजीपीआर के साथ साथ आप करवाना। सेकंड, आपको अब सेबी रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट लेके दें कि जो भी जिस भी प्राइस पे आपने शेयर इशू करे, आप उस प्राइस पे पहुंचे किस तरीके से आपने वो प्राइस उनसे क्या करा है, चार्ज उस, ठीक है। उसके साथ साथ आपको और रिसिप्ट ऑफ कंसिडरेशन की जो रिपोर्ट है वो भी केस को देनी है, आरबीआई को सबमिट करनी है विद फॉर्म आरसीजी, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने कोई भी बोनस शेयर इशू करे हैं, राइट शेयर इशू करे हैं या किसी भी तरीके से कन्वर्जन की गई है, उन सभी चीजों की भी डिटेल आपको किसको देनी है, फॉर्म्स एफसीजीपीआर के अंदर आरबीआई को सबमिट कर। सो ये हुआ जब आपने शेयर इशू करा, उसके रिगार्डिंग जो है डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड। नेक्स्ट हमारे पास रिपोर्टिंग आते हैं, रिपोर्टिंग ऑफ एफडीआई फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर, ठीक है। जब भी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होंगे बाय द एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई भी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होंगे तो उनकी रिपोर्टिंग क्या, तो इनके रिलेटेड कोई भी इनफ्लो होगा, कोई भी आउटफ्लो होगा, आपको आर रिटर्न्स के अंदर एडी ब्रांच ने वो तो नॉर्मली क्या, ठीक है। इन केस रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट के अंदर कोई भी शेयर ट्रांसफर होते हैं तो उसके लिए एक फॉर्म जाता है। फॉर्म कौन सा जाता है, एफसीटीआरएस। एफसीटीआरएस के अंदर आपको क्या करना है, उस चीज की रिपोर्टिंग कब तक देनी है, जिस दिन कंसिडरेशन रिसीव होगी, उस रिसीव कंसिडरेशन के विद इन 60 डेज आपको क्या करनी है, रिपोर्टिंग उसकी प्रोवाइड करनी है, टीआरएस क्या कर, ठीक है। तो बेसिकली हमने एफडीआई के अंदर क्या देखा था कि आप इन्वेस्टमेंट किस किस तरीके से कर सकते हो। शेयर या तो डायरेक्ट परचेज कर लो या उनके या उसके अगेंस्ट बोनस शेयर इशू करवा लो, कन्वर्जन करवा लो या एक दूसरे से ट्रांसफर। तो इन केस अगर तो कन्वर्जन हुई है, उसके अगेंस्ट आपको शेयर मिले हैं या आपने पैसे देके शेयर इशू करे हैं, तो वो तो ऊपर वाले फॉर्म एफसीजीपीआर के अंदर उनकी क्या हो जाएगी, डिक्लेरेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। बट अगर उसके अलावा कोई और रूट यूज किया गया, लाइक ट्रांसफर ऑफ शेयर वाला रूट यूज किया गया, तो उसकी जो रिपोर्टिंग है वो कहाँ होगी, एफसीटीआरएस के अंदर होगी, ठीक है। उसके बाद एंड सपोज कोई रेजिडेंट ऑफ इंडिया था, उसने क्या करा, नॉन रेजिडेंट को शेयर ट्रांसफर करे, तो उसको क्या मिलेगा, उसके अगेंस्ट कंसिडरेशन मिलेगी। तो जो नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर होगा वो क्या कर रहा है, बेसिकली इंडिया के अंदर पैसा लेके आए, तो जब वो पैसा लेकर आए विद जो भी बैंक के थ्रू वो पैसा लेके, तो उसको क्या करना है, जो भी बैंक होगा उसको क्या करना है, उसका केवाईसी चेक करवाना, उसकी क्या बनानी, केवाईसी बना। एंड इन केस जो भी बंदा है जो रेमिटेंस रिसीव कर रहा है वो वाला बैंक अलग है, एंड जिसके थ्रू ट्रांजेक्शन हो रही है वो बैंक अलग। तो जो भी बैंक पैसा रिसीव कर रहा है उसकी जिम्मेवारी है कि उसको केवाईसी रिपोर्ट बनानी है, एंड केवाईसी रिपोर्ट बना के किसको सबमिट करवानी है, आरबीआई को सबमिट करवानी है, और वो देनी किसके साथ है, एफसीटीआरएस फॉर्म के साथ भी आपको तो बेसिकली ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर की 60 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करनी है, एफसीटीआरएस देनी है। एफसीटीआरएस के साथ साथ आपको उस बंदे की केवाईसी रिपोर्ट भी करवानी, ठीक है। जो भी ऑथराइज्ड डीलर बैंक है, एफसीटीआरएस फॉर्म सबमिट करने से पहले, वेरीफाई करने ले, उसको सारी क्या करनी है, अपनी ट्रांजेक्शन को स्क्रूटनाइज करना है, एंड जब उसको सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि सारी कंडीशन से कंप्लाई कर दिया गया, उसके बाद ही आपको क्या करनी है, जो एफसीटीआरएस फाइल करनी, ठीक है। जो ऑथराइज्ड डीलर बैंक की ब्रांच है उसकी जिम्मेवारी क्या है कि जो भी आपका एफसीटीआरएस इशू हुआ उसकी दी है, एंड जो भी इनफ्लोज आउटफ्लोज हुए हैं उनकी एक स्टेटमेंट बनानी है, और उसको क्या करना है, आपने नोडल ऑफिस या जो भी पर्सन डेजिग्नेटेड है आरबीआई का, उसको क्या करना है, उसको आपको क्या करना है, परफॉर्मे के अंदर बनाना है। परफॉर्मा एक एमएस एक्सेल का बेसिकली फॉर्मेट है, उसके अंदर आप कर, ठीक है। जो भी आईबीडी एफईडी या नोडल ऑफिस ऑफ द ब्रांच होगा वो क्या करेगा, सभी चीजों को कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट करके, ठीक है, उनको क्या करेगा, मंथली बेसिस पे आरबीआई को सबमिट करो, ठीक है। बैंक्स जो हैं वो बेसिकली क्या करेंगे, जो उन्होंने परफॉर्मा दिया है, परफॉर्मा ही उनको आगे सबमिट कराना है। जो एफसीटीआरएस फॉर्म्स थे वो उन्हें अपने पास ही मेंटेन करके रखने हैं, उनको वो आरबीआई को फॉरवर्ड नहीं करने हैं, उनको सिर्फ जो परफॉर्मा है। तो ये तो ही एफडीआई की बात। नेक्स्ट आता है जो फोर एफआईआई इन्वेस्टमेंट्स हुई विद रिगार्ड्स टू पीआईएस स्कीम। पीआईएस स्कीम के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हुई है उसकी रिपोर्टिंग किस तरीके, तो ऐसे एफआईआई जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है वो क्या कर सकते हैं, बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंडिया के अंदर विद पीआईएस स्कीम। पीआईएस स्कीम का बेनिफिट लेते हुए उसकी आपने क्या करनी है, रिपोर्टिंग करनी है। हमने ऊपर पढ़ा था जो पीआईएस स्कीम के अंदर बेसिकली एफआईआई होते हैं वो कौन सा अकाउंट खुलाते हैं, एसएनआरआर, स्पेशल नॉन रेजिडेंट अकाउंट खुलवाते, उसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हुई उसकी आपको रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग करनी है एफआईआई रिपोर्टिंग होगी। एंड सेम आपको क्या करना है, ओआरएफएस वेबसाइट जिसका लिंक ये दिया हुआ उसके अंदर आपको क्या करना, सबमिट कर। तो जो भी बैंक होगा ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी डाटा है वो क्या होना चाहिए, प्रोडक्टली बेस्ड। सेम जब एनआरआई को इन्वेस्टमेंट करेगा अंडर पीआईएस स्कीम, उसकी भी रिपोर्ट करनी है। वो रिपोर्टिंग किसके अंदर होगी, एलईसी एनआरआई फॉर्म के अंदर क्या होगी, रिपोर्टिंग होगी। इसको भी आपने क्या करना है, ओएफआरएस वेबसाइट सबमिट करवाना। तो जो भी बैंक होगा इसके अंदर भी सेम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोडक्टली बेसिस पे क्या हो, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम आफ्टर
फरवरी 8 2000 इन ओनली सिर्फ ऑनलाइन फाइलिंग ही अलाउ करी गई है कि आपको इन रिटर्न्स को क्या करना है आरबीआई के पास। उसके अंदर कौन कौन सी आती है, सबसे पहले तो एडवांस रेमिटेंस फॉर्म जो कि कंपनीज इशू करती हैं ताकि वो बता सके कि हमारे एफडीआई के थ्रू उसकी क्या करनी है, आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। सेकंड, एफसीजीपीआर जो कि एक कंपनी सबमिट करती है आरबीआई को ताकि वो ये बता सके कि हमने कौन कौन से ओवरसीज को इशू कर, ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास एफसीटीआर फॉर्म। एफसीटीआर फॉर्म एक ऐसा फॉर्म सबमिट करते हैं आरबीआई को जिसके अंदर अगर रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट के अंदर कोई भी होता है बताया जाता है। तो इन तीनों जो ट्रांजेक्शन है इनकी रिपोर्टिंग किस तरीके करी जा सकती है, सिर्फ ऑनलाइन के ही तरीके करी जा सकती है, सिर्फ इनकी जो सिर्फ फाइल जा सकती है, ठीक है। सो ये थी हमारे पास कुछ रिपोर्टिंग गाइडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू द फॉरेन। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रोड या इसके अंदर वो ट्रांजेक्शन आती है कि एक पर्सन है वो क्या है रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वो क्या करना चाहता है फॉरेन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर। तो इसके अंदर सबसे पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की सबसे पहले तो हमने जो पहले ऊपर इंपॉर्टेंस पड़ी थी कि टेक्निकल नो हाउ ट्रांसफर होता है, ये वो किसका था, जब फॉरेन वाला बंदा इंडिया के अंदर ओके। जब हम इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसकी बेसिकली क्या बेनिफिट्स हम वो देख। सबसे पहले तो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बेसिकली वो एक तो ग्लोबल मार्केट ओके, वो क्या कर सकते हैं वहां जाके ओवरसीज के अंदर जॉइंट वेंचर्स कर होली ऑन सब्सिडीज खोल ताकि वो क्या कर सके अपने बिजनेसेस को एक्सपैंड। सेकंड, इकोनॉमिक एंड बिजनेस कॉर्पोरेशन कंट्रीज के अंदर बढ़ता है। लाइक दो कंट्रीज थी जब उनके अंदर ट्रेड होगा उनकी ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होगा, एक्सपोर्टिंग बहुत अच्छा होगा तो उनके रिलेशन आपस में क्या होंगे। उसके अलावा अब अगर इंडिया का बंदा बाहर तक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बाहर जाके कोई ड्रेस खरीद रहा है जॉइंट वेंचर, तो उनके टेक्नोलॉजीज, उनके स्किल्स, उनके R&D रिजल्ट उनको क्या कर सकते हैं डील कर सकता है। सेकंड, एक ब्रांड है वो ओवरसीज जाके अपना ब्रांड बना सकते हैं, एक बड़ा ब्रांड बन सकता है, अपनी इमेज को क्या कर सकते हैं सुधार। उसके अलावा इंप्लॉयमेंट जनरेशन होती है ओके, ठीक है। इंडिया के जो रिसोर्सेज है या जो फॉरेन करेंसी है, फॉरेन कंट्री है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है, दोनों के रिसोर्सेज का क्या हो सकता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी क्या होती है इधर उधर से फ्लो होती है, दोनों फ्लो। उसके बाद जो भी इस चीज को फैसिलिटेट करवाने के लिए क्या गया आरबीआई ने अपने जो उसको क्या कर दिया थोड़ा लिबरलाइज थोड़ा रिलैक्स ताकि क्या हो सके इस चीज को भी क्या करा जाके प्रमोट किया, ठीक है। जिस तरीके से एफडीआई के लिए हमारे पास दो रूट थे, ऑटोमेटिक रूट एंड गवर्नमेंट रूट, कि एक के अंदर अप्रूवल चाहिए एक के अंदर अप्रूवल नहीं चाहिए। सिमिलरली जब हमने ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करनी है उसके अंदर भी हमारे पास दो रूट्स दिए गए हैं, ऑटोमेटिक रूट कि जिसके लिए अंदर आपको अप्रूवल नहीं चाहिए, सेकंड अप्रूवल रूट जिसके अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको प्रायर अप्रूवल पड़े। सेकंड, इसके अंदर ना कुछ प्रोहिबिशंस लगे कि इंडियन जो रेजिडेंट है वो तरीके की एक्टिविटीज के अंदर क्या है अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर, ठीक है। तो वो प्रोहिबिशंस किस पे लगी हैं, सबसे पहले इंडियन पार्टीज किसी भी फॉरेन एंटिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती जो कि रियल एस्टेट का काम कर, ठीक है। रियल एस्टेट का मीनिंग वही है जो हमने ऊपर पढ़ के आए थे, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रियल एस्टेट या ट्रेडिंग इन प्रोडक्ट। इसके अलावा अगर कोई एंटिटी है जो डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप या कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल कमर्शियल हाउसेज रोड ब्रिजेस एक्सेट्रा का काम कर रही है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है विदाउट अप्रूवल, ठीक है। बाकियों के अंदर अप्रूवल करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा नहीं। तो इंडियन पार्टी डायरेक्टली रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, रियल एस्टेट की डेफिनेशन पड़ गया एग्जैक्ट सेम थी। अगर रियल एस्टेट के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो उन्हें क्या करनी पड़ेगी अप्रूवल लेनी पड़ेगी बिना करी जा, ठीक है। जो जो तो काम है लाइक डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप जो रियल एस्टेट की डेफिनेशन में नहीं आते उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है विदाउट, ठीक है। उसके लिए हमें क्लैरिफिकेशन बढ़ रहे हैं, क्लैरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्लैरिफिकेशन में बेसिकली क्या कहा गया है कि अगर कोई ऐसी एंटिटी जिसके अंदर किसी इंडियन पार्टी ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इक्विटी पार्टिसिपेशन की गई है इक्विटी के अंदर उसके, तो वो ओवरसीज एंटिटी बिना अप्रूवल के आरबीआई की बिना अप्रूवल के इंडियन मार्केट के अंदर कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट इशू नहीं कर सकता। मतलब अपने कोई भी नॉन डिलीवरेबल ट्रेड्स, कोई भी रुपये एक्सचेंज स्टॉक इंडस्ट्री किसी के अंदर क्या कर सकते हैं अपने जो शेयर्स है वो इशू नहीं जब तक वो आरबीआई के अंदर अप्रूवल नहीं। इसका रीजन यही है बेसिकली कि ये बेसिकली क्या हो रहा है कि इंडियन कंपनी इनडायरेक्टली इंडिया के अंदर ही अपने शेयर इशू करवा सकते हैं इस मेथड को। इसलिए इस चीज को रोकने के लिए क्या गया कि इस चीज अगर इसके थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट रेस करनी है इंडिया से तो आपको क्या करनी पड़ेगी स्पेसिफिक अप्रूवल नहीं। तो अगर कोई भी एंटिटी जिसके अंदर किसी भी इंडियन पार्टी ने अपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इक्विटी पार्टी की गई वो इंडिया के अंदर कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स विदाउट अप्रूवल ऑफ आरबीआई क्या नहीं करे, ठीक है। अगर वो इस तरीके के कोई भी प्रोडक्ट इशू करता है तो वो ये माना जाएगा कि उन्होंने क्या करा है फैमा एक्ट की क्या करी है कॉन्ट्रावेंशन करी है एंड उनके ऊपर क्या लगेंगे पीनल चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रांजेक्शन अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद जनरल परमिशन की आपको इनसे जो भी परमिशन है कि आप इसके थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जनरल परमिशन किस किस के थ्रू की गई है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आउट ऑफ द फंड्स हेल्ड इन आरएफसी अकाउंट फॉर रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपने फॉरेन करेंसी के अंदर क्या रखे थे कुछ शेयर होल्ड कर रखे थे उसके अगेंस्ट आपको बोनस शेयर या राइट शेयर इशू कर दिए गए, या ठीक है अगर कोई पर्सन है वो परमानेंट रेजिडेंट इन इंडिया नहीं है तो वो अपने फॉरेन करेंसी रिसोर्सेज के थ्रू भी क्या कर सकता है परमिशन थ्रू इन्वेस्टमेंट कर। इन तीनों ट्रांजेक्शन के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या परमिशन दी गई है, ठीक है। उसके अलावा जो आपने शेयर ऑलरेडी परचेज कर रखे थे एक्वायर कर रखे थे उसको आप बेच भी सकते हो, उस चीज की भी आपको क्या दी गई जनरल परमिशन दी गई है, उसके लिए भी आपको किस तो ये चैप्टर हम तो इसका जो ये चैप्टर है
अब एक बार हम यही एंड कर रहे हैं, इसके आगे हम आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इस वीडियो को रेट कर दीजिए आउट ऑफ 10। उसके साथ साथ आप जल्दी से हमारे क्लासेस के अंदर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको इसी अमेजिंग क्वालिटी के साथ वीडियोस मिलने वाली है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके पहली बार में ही अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें। उसके साथ साथ हमारी कुछ मोबाइल एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए IBF लर्निंग सेंटर के नाम से अवेलेबल है, एंड आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फॉर iOS यूजर आप माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके वहां ऑर्गेनाइजेशनल कोड GEGKT यूज करके हमारे इन क्लासेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप टेक्स्ट भेजना है ऑन द नंबर 9646900030, एंड आपके साथ सारे लिंक्स एंड PDF शेयर कर दिए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।